अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। एक तरीके से चुनाव सर 5 राज्यों में है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल की हो रही है। मतलब चोट के सहारे वोट और फिर सत्ता, क्या यही आपको पश्चिम बंगाल में फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, हर जो राजनीतिक दल है वो देखता है कि उसको अब तक जो सफलता मिली है वो कैसे कैसे मिली है। हाँ। अब अगर किसी का कोई हिट फार्मूला रहा है तो उसको दोबारा से प्रयोग करता ही करता है। ममता बनर्जी पर जब जब हमले हुए वो सहानुभूति पाकर और मजबूत नेता के तौर पर उभरी हैं। अब ममता बनर्जी पर हमला हुआ या वो एक महज संयोग था, एक हादसा था, ये सब जांच का विषय है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, और अगर अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी हो सकता है कि व्हील चेयर पर जाकर बैठकर प्रचार करें, अगर वो करती हैं ऐसा तो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को सहानुभूति मिल सकती है। लेकिन मैं इसको इस तौर पे भी देखता हूँ कि अब हमने देखा था कि पिछले सप्ताह की बात है कि ममता बनर्जी स्कूटी से गिर गई थी। अब वो बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उनका जो फोटो आया है जिसमें कि पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, फोटो में दिख रहा है कि किस तरीके से वो परेशान उनको झेलनी पड़ी है, परेशानी झेलनी पड़ी है। जब खासतौर पे अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर जो नेता होता है उसकी छवि टाइगर के रूप में होती है। बंगाल टाइगर बोला जाता है उसको, बंगाल की शेरनी जैसे इनके लिए उपमा दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी। तो अब अगर अगर हम कहें कि पार्टी कैडर है, उसको लगता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो कमज़ोर पड़ गया है, वो अब पहले जैसे जुझारू नहीं रहा, तो वो पाला भी बदल सकते हैं। अगर ये सहानुभूति पाने का गेम था तो मुझे लगता है कि तृणमूल को नुकसान इस तरीके से हो सकता है कि ममता बनर्जी की जो एक जुझारू वाली छवि है और एक डटकर खड़े रहने वाली छवि है, उसको नुकसान हुआ है इससे, क्योंकि स्कूटी से गिरी, वहाँ पर ये जो हादसा हुआ है उसके बाद वो बिस्तर पर पड़ी हैं। ये ठीक है कि अगर हम देखें मानवीय दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने किया है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, मामले की जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो बंगाल पुलिस है वो क्या कर रही थी। अब आपने इसको जोड़ दिया तृणमूल कांग्रेस ने कि भाई अभी हाल ही में जो वहाँ पर तबादले करे हैं चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद ये सिक्योरिटी में लैप्सेस आ गए। ऐसा होता नहीं है। देखिए, जिसको भी नई जिम्मेदारी मिली है सब कुछ, और जो वीडियो भी है उस समय का घटना का, वो दिखा रहा है कि जो कहा जा रहा है और जो हुआ है दोनों में बहुत अंतर है। प्रत्यक्षदर्शी भी यही कह रहे हैं और बहुत सारे टीवी चैनलों ने इस बारे में रिपोर्ट किया है। तो बंगाल में एक चीज़ और समझ आनी चाहिए, अब मुख्यमंत्री को भी समझ आनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को भी समझ आनी चाहिए कि जब दूसरी पार्टियों के नेता ये बात कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता को मार दिया, हमारे कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, और इवन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह का पथराव हुआ था, कुछ उन पार्टी नेताओं को चोटें भी आई थी, तो जब वो अपना दर्द बयां करते थे तो शायद सत्तारूढ़ दल को वहाँ पर समझ नहीं आता था। लेकिन अपने नेता को चोट लगी जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, तब शायद उस दर्द का एहसास हुआ है। तो ये पश्चिम बंगाल की जो राजनीति में जो हिंसा का स्थान था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज से 30-40 साल पहले भी वो स्थान था, वो स्थान और बढ़ा ही है, जिसको कि नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि देश के दूसरे राज्यों में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान काम है। अब पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सिर्फ पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराना ही प्राथमिकता नहीं है, हिंसा मुक्त चुनाव कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। हिंसा ना हो इसकी देखरेख के लिए अब आप देखिए कि कितनी सारे जो सुरक्षा बल वहाँ पर लगाने पड़े हैं। तो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में असल में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, नेताओं ने कैसा एक अराजकता का वहाँ पर शासन स्थापित कर रखा था, जिससे जनता को मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, तृणमूल कांग्रेस इसमें सियासी फ़ायदा भले ढूंढ रही हो, लेकिन एक
फाइटर की जो छवि है ना, वो मुझे लगता है कि प्रभावित हुई है। और अब देखिए ना, इसका एक जो नुकसान तृणमूल को क्या हुआ है कि अब ममता बनर्जी पड़ी हुई हैं, वहाँ पर अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं, हालात ऐसे हो गए कि उनको बिस्तर पे आना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के नेता और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो अपना सघन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तृणमूल का जो प्रचार था वो थम गया है। तृणमूल का जो घोषणा पत्र था वो नहीं जारी हो पाया है। बताया जा रहा है कि 14 को आएगा, 14 को शायद बीजेपी का भी आ जाए। तो ये सब मुझे लगता है कि नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा है। और ये सही है कि दीदी पश्चिम बंगाल को समझती हैं, वहाँ की जनता की नब्ज पहचानती हैं, कब कौन सा कार्ड चलना है इसको भी जानती हैं। उन्होंने एक चुनावी मैनेजर को भी हायर किया हुआ है, तो वो भी उनको राय दे रहे होंगे, सुझाव रख रहे होंगे। तो आगे कैसे कौन कौन से पत्ते कब चले जाते हैं वो देखना होगा। लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह तैयार बैठी है। और हमने देखा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस से कहा था कि खेला होबे, यानी कि खेल होगा, लेकिन बीजेपी ने भी कहा है कि खेला खत्म हम करेंगे। तो खेल शुरू हो चुका है। जो नंदीग्राम का जो संग्राम है वो दिख ही रहा है सबके सामने। बिल्कुल, और खेल के नतीजे जो आएंगे वो 2 मई को आएंगे। जी जी। लेकिन सर, अब थोड़ा सा बंगाल की चर्चा हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में कर रहे हैं। उत्तराखंड आते हैं, अचानक सरकार तो सही चल रही थी, मजबूत सरकार भी थी, अचानक इस तरीके का परिवर्तन कि मुख्यमंत्री को ही बदलना पड़ा जी, साथ ही साथ संगठन में भी बड़े बदलाव हो गए जी। क्या? क्योंकि ये ऐसा पहला मौका है, खास करके मोदी और अमित शाह के केंद्रीय नेतृत्व में आने के बाद से, कि भाजपा को मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा है जी। हालांकि झारखंड में भी इस तरीके की खबरें थी, लेकिन वहां नहीं हुआ था। मनोहर लाल खट्टर को लेकर भी इस तरह की खबरें रही थी, लेकिन वहां नहीं हुआ। लेकिन अभी उत्तराखंड में ऐसा कैसे? देखिए, ये भी एक उत्तराखंड के साथ संयोग रहा है कि वहाँ पे नरेंद्र तिवारी को छोड़ के कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और ये जो मुख्यमंत्री बदलने का काम है सिर्फ बीजेपी ने किया हो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों के लिए परिणाम अनुकूल नहीं रहे इस बदलाव के। हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को हटा के हरीश रावत को लाए थे, लेकिन वो चुनाव में सफल नहीं हो पाए, 11 सीटों पे आ गए थे। ऐसे ही बीजेपी ने भी नित्यानंद स्वामी को हटा के फिर भगत सिंह कोश्यारी, फिर बीसी खंडूरी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक, कई प्रयोग किए। लेकिन ठीक है, वहाँ पर भी उत्तराखंड में एक चलन आ गया कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अब अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि वो यही समय क्यों आ गया। अब देखिए कि चुनाव से 1 साल पहले तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो प्रयास शुरू कर देती है कि हमें अगले चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है, और वो बीजेपी वो काम कर भी चुकी है शुरू। उत्तराखंड में आप देखिए कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उन पर एक आरोप ये लग रहा था कि एक तो वो पार्टी नेताओं की सुनते नहीं हैं वहाँ पर, और जो सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप जो विधायक हैं वो जाते हैं मुख्यमंत्री के पास कि सरकारी अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, तो उसमें भी वो मदद नहीं करते थे। अब जनप्रतिनिधि अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं करा पाएगा तो वो कैसे अगला चुनाव जीत जाएगा। तो वही वो शिकायत बार बार आके आलाकमान को बताते थे कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें थी वो आलाकमान तक कई बार पहुंची हैं, लगातार पहुंची हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पहुंचाई हैं, संगठन के लोगों ने पहुंचाई हैं, जो वहाँ पर क्षेत्र में प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने पहुंचाई हैं। तो ये सब चीज़ें गौर की जा रही थी। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं किया वहाँ पर, वो एक बड़ी बात थी। आप देखा कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, उसमें जो जगह थी वो भरी गई थी, रिक्त स्थान भरे गए थे। तो वहाँ उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो अब जब पार्टी संगठन और हमने देखा था कि किस तरीके से, ठीक है, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसको हम नहीं जोड़ सकते, राज्य सरकार की कामयाबी है या राज्य सरकार की नाकामयाबी है, क्योंकि वो एक अलग मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस तरीके के हालात थे कि वहाँ पर बीजेपी को अगले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता था। और ऐसा बीजेपी का अपना आंतरिक सर्वेक्षण भी था। हाल ही में कुछ टीवी चैनलों ने भी सर्वेक्षण कराए थे जिसमें उत्तराखंड में बीजेपी की हालत बहुत पतली बताई गई थी। और इसको गंभीरता से लेते हुए बीजेपी ने ये कदम उठाए हैं वहाँ पर, चाहे पार्टी संगठन में लगे हाथ बदलाव करने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो। और आपने देखा कि बीजेपी की एक शैली बन चुकी है कि जो नाम चल रहे होते हैं रेस में,
उससे हटकर एक नाम आता है और वही नाम आया जो कि बिल्कुल लो प्रोफाइल थे, जो किसी गुट में नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया है। लेकिन अभी देखना होगा कि क्यों वो लो प्रोफाइल हैं और पूरे उत्तराखंड के नेता के तौर पर स्थापित नहीं है, तो क्या वो अपने नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव जिता पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि वो किसी गुट के नहीं है, इसलिए शायद सबको साथ लेकर चलने में सफल रहे। अब कितना सफल होते हैं तो उसका समय ही बताएगा। लेकिन जो फॉर्मूला है रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, सर आखिर ये रावत का कॉम्बिनेशन क्या था? नहीं, देखिए वहाँ पर जब भी कोई पार्टी किसी को कमान सौंपती है तो बहुत सारी चीज़ों पे देखना पड़ता है कि आपको वहाँ के जो जातिगत समीकरण हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और अगर सत्ता आपने, जैसे आप गुजरात में आप देखते हैं, अब पटेल से कमान लेकर आपने, अब जब वहाँ पर आपने देखा था कि आनंदीबेन पटेल से जब कमान ली गई थी तो नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे समीकरणों को पार्टियों को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई वर्ग नाराज ना हो जाए, इसको एक वर्ग के अपमान के तौर पर ना प्रचारित कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हालात को देखकर, क्योंकि वोट तो उन्हीं से लेने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये थी इस सप्ताह की चाय पर समीक्षा। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।